प्रेसिडेंट फेडरल के इरफान और लाहौर चैम्बर के मियाँ अंजुम निसार और मेंबर्स बिजनेस कम्युनिटी। खुसरो बख्तियार ने बड़ी डिटेल्स में आपको बताया पैकेज का। मैं हमेशा जब क्रिकेट भी खेलता था तो सोने से पहले मैं हमेशा जो दिन का जो मैच होता था, जब तक मैं उसकी अपनी क्रिटिक ना कर लूं कि मैंने मैच इस तरह खेला तो मुझे खेलना कैसे चाहिए था, क्या गलतियां मैंने की, मैं सोता नहीं था। तो मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूं कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। तो जो सबसे बड़ी चीज़ करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। और उसकी वजह बड़ी खुसरो बख्तियार ने आपको तफसील में समझाई कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियां और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, और जितनी जितनी वो इंडस्ट्रीज और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, इनोवेशन होती जाती है, उतना ही वो मुल्क के अंदर दौलत उसकी बढ़ती जाती है। तो कभी भी एक मुल्क मैन्युफैक्चरिंग बेस के बगैर और इंडस्ट्री के बगैर वो कभी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता। तो हमारा मुल्क आज से 50-55 साल पहले बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आगे बढ़ रही थी, हमारा डायरेक्शन ठीक था। और बदकिस्मती से वो जो 70s की नेशनलाइजेशन हुई, उसने ये जो सारी हमारी ग्रोथ थी और ये जो मुल्क की ट्रैजेक्टरी थी वो चेंज करके रख दी। और आप यकीन करें, हमने कभी रिकवरी नहीं किया उससे, क्योंकि हमारे अंदर कभी समझ ही नहीं, ये जो हमारी गवर्नमेंट्स आई वो डिवोर्स थी कि मुल्क का किधर डायरेक्शन होना चाहिए और गवर्नमेंट का डायरेक्शन किधर था। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मुल्क तब आगे बढ़ता है जब मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन होती है। जब तक वेल्थ क्रिएशन ना हो, मुल्क कैसे बढ़ सकता है आगे? गवर्नमेंट्स उधर आ गई कि वो वेल्थ क्रिएशन के खिलाफ थी। अच्छा जी, ये नफ़ा ज़्यादा बना रहा है तो इनको ज़रा हम सीधा करते हैं। प्रॉफिट मेकिंग के खिलाफ जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बन जाती हैं और एक इंडस्ट्री को प्रॉफिट नहीं बनाने देती, तो वो इंडस्ट्री तो कभी बढ़ ही नहीं सकती, ना वहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इन्वेस्टमेंट तो ऐसे है जैसे शहद के ऊपर मक्खियाँ आती हैं। जब एक प्रॉफिट बनता है, जब वो दूसरे इन्वेस्टर्स देखते हैं, उनको वो खुद ही देख लेते हैं कि अच्छा इधर मुनाफा है, वो सीधे उस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बन जाए इन्वेस्टमेंट के खिलाफ और प्रॉफिट मेकिंग के खिलाफ, जो कि एक सोशलिस्ट माइंडसेट था, और वो हुआ पाकिस्तान में, तो हमारा मुल्क को जाना कहीं चाहिए था और हम निकल कहीं और गए। तो ये तो हमने शुरू से ही फैसला किया था कि हमने आते साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर तवज्जो देनी है, और वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था, जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, कि सिर्फ उधर आपको, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो हमें उसको फॉर्मलाइज करने के लिए इंडस्ट्री में डायरेक्ट करना चाहिए था। तो उससे क्या होना था कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी थी, पैसे भी आ जा रहे थे हमारे, पैसा तो है पाकिस्तान में। और फिर जो प्रॉब्लम आता है पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट का, डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है। कभी भी हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। मैंने कल अपनी तकरीर में एक ग्राफ दिखाया था कि 2000 सन 2000 के अंदर वियतनाम, रवांडा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस ग्राफ में 20 साल के अंदर सबके सामने रवांडा सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है एक्सपोर्ट्स पे,
वियतनाम बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और चाइना उससे भी तेज़, सबसे नीचे पाकिस्तान है। हमारी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ी, जो थोड़ी सी मुशर्रफ के दौर पे बढ़ी थी वो भी लेवल आउट कर गई। तो जब मुल्क की एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेगी तो डॉलर का तो क्राइसिस हर थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। जब इकॉनमी बढ़ने लगती थी, हमारे डॉलर्स की कमी होती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, हमें IMF के पास चले जाना पड़ रहा था। तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग पाकिस्तान की नहीं थी कि हम कैसे इस ट्रैप पे से निकल सकते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद हमारे पास IMF के पास जाना इसलिए पड़े कि हमारा रिजर्व्स कम हो गए, डॉलर्स हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये जो पॉलिसी है इसके दो पहलू हैं। एक तो हमने सिर्फ उन जो पैसा पड़ा हुआ है इस मुल्क के अंदर, जो प्लॉट्स के अंदर पड़ा रहता है, लोग प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं करते, उस पैसे को डायरेक्ट कर दिया इंडस्ट्री की तरफ। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर लगाया, जो कि सबसे मुश्किल उठानी पड़ती है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को। उनके ऊपर इतनी हमने मुश्किलें डाल दी हैं कि जो इस मुल्क का इंडस्ट्रियल बेस बनना चाहिए था, हमेशा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बेस होता है मुल्क का, उसके ऊपर इतनी मुश्किलें डाल दी कि वो अपने आप को निकाल ही नहीं सकता और रिस्ट्रिक्शन से। और इसके लिए हमने एक बड़ी अच्छी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लेके आए हैं, जिसके अंदर हम उनकी जो भी रेगुलेशंस हैं वो हम गिलोटिन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो चेक्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं उनके लिए। आप देखेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स जब भी अब पाकिस्तान का मेजर होगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान अब बड़ी तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने बड़ी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, रेगुलेशंस जो कि रुकावट बनी हुई थी। दूसरा, हमने सिक इंडस्ट्री, अब इतनी हमारी इंडस्ट्री पड़ी हुई है, क्योंकि अगर आप नई इंडस्ट्री लगाते हैं तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो इंडस्ट्री सिक हुई है वो पूरा पाकिस्तान के कैपिटल ज़ाया हो रहा है। तो उसके लिए हमने इंसेंटिवाइज कर दिया कि सिक इंडस्ट्री में भी आप पैसा डालेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े। और फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, देखिए मेरा सबसे ज़्यादा तजर्बा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ डील करने का है। मैं क्रिकेट के ज़माने से ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारी दुनिया में कम्युनिटीज़ जानता था। फिर शौकत खानम बनाना शुरू किया तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेरी मदद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की। तो मैं हर दुनिया के जिधर जिधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वहाँ जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो मुझे उनका फिर बिज़नेस कम्युनिटी का भी आइडिया हो गया, वहाँ जो लोग काम करते थे। और अब मैं 30 सालों की बात कर रहा हूँ जब से मैंने पैसे इकट्ठे करने किए शौकत खानम के लिए। तो मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बनता गया, और उनसे फिर मुझे आइडियाज़ आए कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान में बिजनेस करते, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते आके पाकिस्तान में। तो उधर से मुझे आइडिया हुआ कि हमने सबसे बड़ा जो अपना असासा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए कितनी रुकावटें हमने पैदा की हुई हैं, हर वक्त उनको मुश्किल रहती है। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, अगर उनका कोई इन्वेस्ट करते हैं पैसा और कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर है, जो मसले आते हैं हमारे पास, उनके पास रुल जाते हैं अदालतों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें फिर मुझे तब से याद है कि उनके वो फिर आखिर में तंग आके प्लॉट के अंदर पैसे डाल देते थे, फिर पता चला प्लॉट के ऊपर कब्जे हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने, हमारी गवर्नमेंट ने आते साथ ही एक्शन लिए। कब्जा ग्रुप के अगेंस्ट हमने एक्शन लिए हैं। हमने अब स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोर्ट्स बना दिए हैं, उनके लिए मुसलसल हम आसानियाँ पैदा करते रहे हैं। और अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा। और अगर वो आपके साथ पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ जेवी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो तब भी दोनों के लिए, यानी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करेगी और ओवरसीज़, तो उनके लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे कर दिए। कोशिश इसकी ये है कि बाहर से हम कैपिटल अट्रैक्ट करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके पास जितना पैसा है उसका सिर्फ अभी एक छोटी सी रकम आ रही है पाकिस्तान में। और ये जो अभी अब बात की हमने, उनको थोड़ा सा
रेमिटेंसेस में इंसेंटिवाइज किया है, तो आज रिकॉर्ड रेमिटेंसेस $30 अरब से ऊपर आ चुकी है पाकिस्तान में। हमने सिर्फ थोड़े इंसेंटिव्स दिए हैं। तो जब हम इनके लिए अब ये टैक्स हॉलीडेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह और भी उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, तो जैसे जैसे अगर उनको इत्मीनान हो गया कि वो अपना कैपिटल ला सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इंडस्ट्री में, तो असल में ये मुल्क जो टेक ऑफ करेगा इंडस्ट्रियली, वो सबसे टेक ऑफ करेगा जब ओवरसीज पाकिस्तानीज जो वहाँ कामयाब बिजनेसेस हैं, जो कामयाब इंडस्ट्रीज जिन्होंने लगाई हुई हैं, जब वो अपना पैसा लेके आएंगे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास कैपिटल भी है, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए उनको और इंसेंटिव्स चाहिए। तो हमने फिर ये सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए दावत नहीं दे रहे। आज हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी पूरा मौका दे रहे हैं कि आप भी अपना पैसा लेके आए और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। आपको सबको पता होना चाहिए कि जब चाइना और इंडिया, जब इन्होंने अपनी इकोनॉमी खोली थी और जब एकदम इन दोनों की 90 की दिहाई में शुरू हुई थी इनकी ग्रोथ, तो दोनों ने सबसे ज्यादा अपने जो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी थी, ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज इंडियंस, उनको इन्होंने दावत दी थी कि अपने मुल्क में सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया था, फिर बाहर के इन्वेस्टर्स आए थे। तो हमारा भी जो हमें करना चाहिए था अब तक, इतनी बड़ी हमारे 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनमें हर किस्म के प्रोफेशंस हैं, हर किस्म के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसेस हैं। तो हम उनको अभी तक हम कामयाब नहीं हुए उनको इस मुल्क में लाने के लिए। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनके लिए भी है, पाकिस्तान के अंदर भी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने के भी है, और इंशाल्लाह जो कि अभी तक नहीं हुआ, जिस लेवल की इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए थी, उसके लिए भी हमने बड़ा कदम उठाया है। और आखिर में जो सबसे पहले, जिस तरह मैं सोचता हूँ कि मुझे आते साथ ही क्या करना चाहिए था, एक तो ये इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एमनेस्टी देनी चाहिए थी, इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और दूसरा जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हम देखें कि हमारी उनके मुकाबले मेरे ख्याल में उनके $140 अरब एक्सपोर्ट है आईटी की, और हम अभी 70% एक्सपोर्ट हमारे आते हुए, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, मुश्किल से $4 अरब भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। और इसकी वजह यह है कि हमने अपने फ्रीलांसर्स को, अपनी आईटी कंपनीज को इंसेंटिवाइज ही नहीं किया। हमने उनको ऐसे रखा जैसे आम इंडस्ट्री को हम ट्रीट कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ है, उनके इंसेंटिव्स मुख्तलिफ हैं। तो ये पहली दफ़ा अब हमने उनको पूरी तरह इंसेंटिवाइज किया, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को, कंपनीज को भी, फ्रीलांसर्स को भी हमने पूरी तरह अब इंसेंटिवाइज और छूट दी है, क्योंकि यहाँ तो एक यंग पॉपुलेशन है, हमारी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, और ये आईटी के लिए ये तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हाँ, हमने और भी काम करना है, हमने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बूट कैंप्स करने हैं, हमने उनके लिए अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी सिलेबस चेंज करने हैं, यानी हमने उनको और भी मदद करनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे और उनको ब्रेक्स देंगे, तो जो सबसे तेज़ी से सेक्टर आगे बढ़ेगा वो इंशाल्लाह हमारा आईटी सेक्टर होगा। मैं आखिर में ये उम्मीद रखता हूँ कि जो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पूरी तरह हमारी मदद करेगी, इसमें पार्टनर्स बनेगी। क्योंकि देखें, जब फॉरेन पॉलिसी जो एक मुल्क की होती है, उसके ऊपर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और एक गैरतमंद फॉरेन पॉलिसी के लिए ये ज़रूरी होता है कि मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो। जो मुल्क हाथ फैला के फिरता है, कभी इधर कर्जे मांग रहा है, कभी इधर सोच रहा है कि कोई हमें एड देगा, और एड की वजह से जो अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता है, दूसरों की जंगों में शिरकत कर देता है, फॉरेन पॉलिसी बना देता है जो कि अपने मुल्क के लोगों के मफादात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो अपने पैर पे नहीं खड़ा। ये याद रखें, उनकी दुनिया इज्जत नहीं करती। दुनिया
اللہ کا ایک قانون ہے جب سے اس نے دنیا بنائی ہے کہ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو ترس تو آپ کے اوپر آ جائے گا، لیکن آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ اور یہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک وہ قوم جس میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آسان چیز تھی، ایڈ لے لو، اچھا جی وہ افغان جہاد میں شرکت کر لو کیونکہ وہ اسے پیسے آ رہے ہیں، اور ضیاء الحق کہہ رہے جی پی نٹس، ساری قوم بڑی خوش ہو رہی ہے جی پی نٹس، یعنی کہ اور پیسے دو تو ہم جنگ لڑیں گے۔ اور پھر دوسری باری آتی ہے تو وہی لوگ، پہلے ہم جہاد کرتے ہیں اور بڑا جی جہاد، روسی آئے ہوئے تو جہاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے۔ 11 سال کے بعد جب امریکی افغانستان میں آتے ہیں، اب جی جہاد دہشت گردی بن گئی ہے۔ صرف تبھی پیسے مل رہے تھے، ابھی پیسے مل رہے۔ دیکھیں، تو پھر جو ذلت ہمیں اٹھانی پڑی، پھر ہمیں امریکہ کو تو برا بنا نہیں کہنا چاہیے، ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اپنے لوگ بھی مروائے، اپنا سب کچھ کیا، صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے، ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں، شارٹ کٹ لے لیتے ہیں۔ کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر اوپر جانا ہے، محنت کریں، آپ اپنی غلطیاں دور کریں، سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کی ہیں۔ اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا۔ کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی، ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے۔ مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا، پہلی دفعہ 20 سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، پاکستان اور ملیشیا کا، آج سے 50 سال پہلے میرے ساتھ HSN کالج میں ان کے شہزادے آ کے پڑھا کرتے تھے، وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہاں ملیشیا کا۔ تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیچتے تھے دنیا کو، ہم نے کہتا میں نے شروع کی الیکٹرانکس ملیشیا میں، پہلے ایک کاٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر، ہم نے کہا اچھا جی تم اسمبلی پلانٹس لگا لو، انسینٹیوائز کر دیا۔ وہ گھروں سے شروع ہوئے اسمبلی پلانٹس الیکٹرانکس کے، اور وہ 10 سال کے بعد $80 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرانکس کی۔ تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو ملک نے نہیں اوپر جانا۔ تو انشاءاللہ جو ہماری اب پالیسی چینج ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس کے اندر جو بیس ہوگا، میں صرف اس لیے آج آپ سب کو، میں نے خسرو بختیار کو اور رزاق داؤد کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو، بزنس کمیونٹی کو، تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا اب ڈائریکشن کیا ہے۔ ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو، ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں، اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے، روزگار پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے۔ اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہے۔ شکریہ۔ لاہور میں وزیراعظم عمران خان انڈسٹریل پیکج کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری پر 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ملے گا۔ جوائنٹ وینچر پر بھی اوورسیز اور پاکستانی انڈسٹری کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی آسانی کے لیے عدالتیں بنا دی ہیں۔ ہماری حکومت نے قبضہ گروپس کے خلاف ایکشن لیا۔ پاکستان میں اوورسیز کو ماضی میں بہت سی مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز میں چھوٹا بزنس مین بڑا بنتا گیا، مگر وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرتے تھے۔ شوکت خانم سے متعلق انہوں نے کہا کہ شوکت خانم بنانے میں میری سب سے زیادہ مدد اوورسیز پاکستانیوں نے کی۔ میرا سب سے زیادہ تجربہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔